जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश कई सालों तक अंग्रेज़ों के चंगुल में रहा है। अंग्रेज़ों से भारत को आज़ाद कराने के लिए कई सारे क्रांतिकारी उठ खड़े हुए, जिन्होंने अपना बलिदान देकर अपना योगदान दिया। उन्हीं में से एक क्रांतिकारी थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपने इनके बारे में ज़रूर कभी न कभी सुन रखा होगा या कहीं न कहीं से पढ़ रखा होगा। वे विशेषता समाज का हित करने वाली नीतियों तथा स्वतंत्रता पाने के लिए अपने उग्रवादी दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। उनका मानना था कि आज़ादी हम केवल अहिंसा के मार्ग पर चलकर नहीं पा सकते हैं, उसके लिए हमें लड़ना होगा और उसे हमें छीनना होगा। तो चलिए आज इनके बारे में शुरू से जानते हैं। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, जो आज के उड़ीसा में है, वहाँ पे हुआ था। उस समय कटक बंगाल प्रांत में आता था। इनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस था, जो पेशे से एक वकील थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यूरोपियन स्कूल कटक से की। उसके बाद उन्होंने 1913 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया। यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है। यहाँ पे क्या होता है कि प्रोफेसर ओटेन एक शिक्षक थे वहाँ पे, जो आए दिन इंडियन स्टूडेंट के साथ मारपीट करते रहते थे। उन्हें फालतू में ही किसी भी बात पर मार देते थे, कभी गाली गलौच भी कर देते थे। बहुत तरीक़ों से उन्हें परेशान करके रखा था। नेताजी से ये सब देखा नहीं गया और उन्होंने एक दिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनकी पिटाई कर दी। इसके बाद 1916 में उन्हें इस कॉलेज से निकाल दिया जाता है। इसके बाद उन्होंने 1919 में स्कॉटिश चर्च कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद उनके माता पिता ने उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज भेज दिया सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करने के लिए। उन्होंने एक साल में ही 1920 में आते आते यह सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन पास कर ली। लेकिन 1921 में हो रही भारत में राष्ट्रवादी उथल पुथल तथा कई सारे आंदोलनों के बीच उन्होंने अप्रैल 1921 में अपना इस्तीफा दे दिया और भारत वापस आ गए। आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि उन्हें पहले कॉलेज से निकाला गया, फिर उन्होंने सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन भी पास करने के बाद उसे छोड़ दिया, तो उनको ऐसा कौन सा सपोर्ट मिल रहा था? तो यहाँ पे थे उनके बड़े भैया शरद चंद्र बोस जी, जिन्होंने उनका हर मौके पर फाइनेंशियली और इमोशनली सपोर्ट किया। वे पेशे से एक वकील थे तथा इंडियन नेशनल कांग्रेस के जाने माने नेता भी थे। भारत आने के बाद नेताजी महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन से जुड़े। महात्मा गांधी ने उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक बहुत ही बड़ा अहिंसक संगठन बना दिया था। गांधी जी ने नेताजी को सलाह दी कि वे रंजन दास जी के साथ मिलकर काम करें। रंजन दास जी एक बहुत ही जाने माने नेता थे बंगाल के। वहाँ नेताजी यूथ एजुकेटर, पत्रकार तथा बंगाल कांग्रेस वॉलंटियर्स के कमांडेंट बने। उनकी अंग्रेजों के खिलाफ गतिविधियों के कारण दिसंबर 1921 में उन्हें जेल भेज दिया गया। 1924 में जेल से वापस आने के बाद उन्हें कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया जाता है। इसके बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें वर्मा भेज दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि सुभाष चंद्र बोस जी का कहीं न कहीं सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के साथ रिलेशंस है। इसीलिए उन्होंने कुछ समय के लिए उन्हें वर्मा भेज दिया। 1927 में जब नेताजी वर्मा से वापस लौटे, तब तक रंजन दास जी की मृत्यु हो चुकी थी। इसीलिए उन्हें बंगाल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया गया। कुछ समय बाद ही उन्हें और जवाहरलाल नेहरू को इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेक्रेटरी बना दिया गया। वहाँ पर उन्होंने गांधीवादी अहिंसक सोच को नकारते हुए गरम दल की ओर अपनी दिलचस्पी जताई। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है, लेकिन इसी बीच नेताजी जेल में होते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों को फिर से लगता है कि उनके कहीं न कहीं रिलेशन सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के साथ हैं। जेल में रहते हुए भी नेताजी को कलकत्ता का मेयर बना दिया जाता है। इसी बीच कई बार उन्हें जेल से छोड़ा जाता है और वापस कस्टडी में ले लिया जाता है, लेकिन उनका स्वास्थ्य काफ़ी बिगड़ जाता है। इस कारण से उन्हें प्रॉपर तरीके से रिहा कर दिया जाता है, लेकिन उन्हें भारत देश में रहने की अनुमति नहीं होती है। इसीलिए नेताजी यूरोप चले जाते हैं। स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी वे एक पुस्तक लिखते हैं, द इंडियन स्ट्रगल 1920-1934। आपको समय मिले अगर तो ये पुस्तक ज़रूर पढ़िएगा। 1936 में वे यूरोप से भारत वापस लौटते हैं, लेकिन अंग्रेज़ एक बार फिर से उनको कस्टडी में ले लेते हैं। हालांकि एक साल बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। इसी बीच वे गांधी जी की अधिक रूढ़िवादी अर्थशास्त्र नीतियों तथा स्वतंत्रता के लिए अहिंसक मार्ग के आलोचक बन गए।
उनको 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। यहीं पर उन्होंने एक नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया, जिसका उद्देश्य भारत देश में उद्योगीकरण तथा उसके लिए नई नई पॉलिसीज़ बनाने का था। लेकिन ये थॉट प्रोसेस गांधी जी के पूरे तरीके से विपरीत थी, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि कोई हमें बहुत बड़े अभी उद्योगीकरण की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने देश के ही रिसोर्सेज से कुछ छोटे मोटे उद्यम करने चाहिए, जैसे कि सूत काटना या कि और कई सारे उद्यम थे जो लोग अपने घर बैठे कर सकते थे। पर नेताजी का यहाँ पे मानना था कि हर कोई ऐसे नहीं कर सकता है, तो उद्योगीकरण से कहीं ना कहीं हमारा भारत देश को तो तरक्की होगी ही, पर लोगों को रोज़गार के अवसर भी मिलेंगे, तो जो कमज़ोर तबके के लोग हैं वो भी ऊपर आ सकेंगे। 1940 में उन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जिसका काम कमज़ोर लोगों को ऊपर उठाना तथा उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना था। लेकिन एक बार फिर उन्हें जुलाई 1940 में हिरासत में ले लिया जाता है। नेताजी नहीं चाहते थे कि इतने क्रिटिकल पीरियड में वे जेल में रहे, इसीलिए उन्होंने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। उनके आमरण अनशन से अंग्रेज डर जाते हैं, क्योंकि अगर नेताजी को कुछ हो जाता तो बहुत बड़ा विद्रोह हो सकता था। नेताजी का वर्चस्व उस समय भारत देश में बहुत ज़्यादा था। इसी बीच उन्हें रिहा तो कर दिया जाता है, पर उन पर कड़ी नज़र रखी जाती है। लेकिन फिर भी वे कलकत्ता के निवास से काबुल तथा मॉस्को से होते हुए जर्मनी जा पहुंचते हैं। नेताजी जर्मनी में नात्सियों के राज में एक विशेष ब्यूरो के संरक्षण में आए, जिसे एडम वॉन ट्रॉट गाइड कर रहे थे। वहां पर उन्होंने बर्लिन में रहने वाले कुछ अन्य भारतीयों के साथ मिलकर जर्मन स्पॉन्सर्ड आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की, जिसकी शुरुआत जनवरी 1942 से की गई थी। यहाँ पर वे कई सारे अपने क्रांतिकारी भाषण वगैरह ब्रॉडकास्ट करते थे, जिससे भारत में रहने वाले तथा अन्य जगह पे भारतीय जो रह रहे थे उनके अंदर एक क्रांतिकारी वाली सोच विकसित हो सके। उन्होंने इन सभी भाषणों को कई सारी भाषाओं में ब्रॉडकास्ट किया, जैसे हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, बंगाली, पाश्तो, गुजराती तथा अन्य कई भाषाओं में इन्हें ब्रॉडकास्ट किया गया। एक साल से थोड़ी अधिक समय के बाद साउथ ईस्ट एशिया में जब जापानियों ने आक्रमण किया, इसी बीच नेताजी जर्मनी छोड़ देते हैं। वे जर्मन तथा जापानी पनडुब्बियों तथा प्लेन के सहारे होते हुए मई 1943 में टोक्यो पहुंच जाते हैं। 4 जुलाई को उन्होंने पूर्वी एशिया में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व ग्रहण किया। उन्होंने जापानियों के साथ मिलकर एक सेना का गठन किया, जिसे हम आज़ाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने अनंतिम स्वतंत्र भारत की स्थापना की और वहां से अपनी सेना लेकर भारत की ओर चल पड़े। रंगून होते हुए 18 मार्च 1944 को नेताजी कोहिमा और इम्फाल जा पहुँचे। यहाँ पर हुई काफ़ी लड़ाई के बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा, क्योंकि उस टाइम उन्हें जापानी सेना का वायु समर्थन नहीं मिल पाया था। इसके कुछ समय बाद आज़ाद हिंद फौज बर्मा और इंडो चाइना के कुछ इलाकों में एक मुक्ति सेना के रूप में कार्य करती रह गई। लेकिन क्योंकि आज़ाद हिंद फौज में जापानी और भारतीय सैनिक दोनों थे, उसी टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। 1945 में जैसे ही जापान आत्मसमर्पण करता है तो कहीं ना कहीं आज़ाद हिंद फौज भी बहुत कमज़ोर पड़ जाती है, या ऐसा कहिए कि कहीं ख़त्म होने की कगार पे पहुंच जाती है। आज़ाद हिंद फौज के ख़त्म होने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहीं न कहीं गायब हो जाते हैं, उनका कोई पता नहीं रहता है। हालांकि कई सारी थ्योरीज हैं उनकी डेथ के पीछे कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, पर जो अभी तक मानी जा रही है उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि किसी प्लेन दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी, प्लेन क्रैश होने की वजह से, और उनका उपचार कुछ समय तक ताइवान में चला, ताइवान के जापानीज़ हॉस्पिटल में, पर वे बच नहीं पाए। ऐसे ही और लोगों के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।